लर्निंग ऑप्शन थंबनेल देख के तो आपको आज पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी लिवेनहॉक ने किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी लिवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, एंटोनी लिवेनहॉक को। उसके बाद मृत कोशिका को जो है नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को जो है नेफ्रोसिस कहा जाता है। आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है सबसे छोटी होती है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो है हम लोग सब कोई जानते, एग्जाम में पूछा भी जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि हमारे ब्रेन की कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये सारे जो है पॉइंट्स एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तंत्रिका कोशिका। सबसे कम विभाजन। सबसे कम विभाजन जो है कोशिका में विभाजन सबसे कम जो है तंत्रिका कोशिका में होता है। और सबसे अधिक विभाजन जो है यकृत यानी कि लीवर की कोशिकाओं में सबसे अधिक विभाजन होता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कट फट जाए, चक्कू लग जाए, ठीक है, तो वो सबसे जल्दी जो है हमारे यकृत का ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ठीक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका कोशिका में सबसे कम विभाजन होता है। और सबसे अधिक विभाजन जो है यकृत की कोशिका में होता है। अब देखते हैं हम लोग कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो है कोशिका झिल्ली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, देखिए ये जंतु कोशिका का फिगर है। जंतु कोशिका। और ये जो है पादप कोशिका, यहाँ पे लिख देती हूँ पादप कोशिका। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों कोशिकाओं में होती है, यानी कि जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली का मेन काम जो है बाहर से आने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। अर्धपारगम्य मतलब होता है कि कुछ ही पदार्थों को जो है सारे पदार्थ अंदर आ जाए या अंदर से बाहर चले जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ मात्रा जो है पदार्थ के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है कोई भी पदार्थ परासरण विधि द्वारा जो है कोशिका के अंदर जाता है, परासरण विधि द्वारा। और कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है और ये जंतु कोशिका में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पादप कोशिका में हो गया कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका में जो है ये हो गया कोशिका झिल्ली। आप लोग सब देखते जाइए पार्ट वाइज। कोशिका भित्ति, उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल
पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति जो है हमें केवल पादप कोशिका में होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, इसका काम जो है कोशिका को एक निश्चित आकार देना, और यह पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति जो है पारगम्य होती है। इसमें ये जो है कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद आता है तारकाय। तारकाय मतलब सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबेरी ने की थी, और इसका काम जो है कोशिका विभाजन करना होता है। तारकाय का जो है सेंट्रोसोम का जो है कार्य कोशिका विभाजन होता है। ये जो है सेंट्रोसोम जो है केवल पादप प्लांट को एनिमल कोशिका में पाया जाता है, ये प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसे सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है, या हम लोग सेल को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो है ऐसे होता है। हो गया सेंट्रोसोम। अब जब है कि जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है तो उसमें कोशिका विभाजन होता है, लेकिन पादप कोशिका में जो है सेल प्लेट के द्वारा जो है सेल विभाजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। इसमें पादप कोशिका में जो है कोशिका तारकाय सेंट्रोसोम नहीं होता है। उसके बाद आता है अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ये जो है कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। ये जो है कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। यह 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि स्मूथ ईआर जो है ये स्मूथ ईआर है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इस पे छोटे छोटे रफ बने होते हैं। इसी को राइबोसोम बोला जाता है। इसी में जो छोटे छोटे रफ बने हुए हैं इसको राइबोसोम बोला जाता है, और वो जो है राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो हम लोग देख लिए लोग यहाँ पे अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है और इसी में होता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सब कोई जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का, हमारे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ पे ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो देखते हैं, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कोशिका का शक्ति गृह होता है। यहाँ पे जो है क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और उसी से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी से ही हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है, और यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है और श्वसन की क्रिया यहीं पे होती है।
गोल्जी क्या है, यानी कि गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी गाय की खोज की थी, और इसका काम जो है कोशिका में पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि चारों तरफ कोशिका में पदार्थों का परिवहन करना गोल्जी बॉडी का कार्य है। ये जो है ऐसे होता है, ये होता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो है पदार्थों का परिवहन करता है। उसके बाद देखते हैं इसमें भी गोल्जी बॉडी होता है, इसमें बना देते हैं, दोनों में गोल्जी बॉडी होता है। उसके बाद देते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि अगर कोशिका अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है तो ये लाइसोसोम जो है फट जाता है और कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए जो है कोशिका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने की थी, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम जो है ऐसे थैलीनुमा होता है, इसके अंदर भरे होते हैं। ये हो गया लाइसोसोम, इसको लिखते चलते हैं। ये हो गया लाइसोसोम। उसके बाद हो गया ये अंतःप्रदवी जालिका, यानी कि ER। अंतःप्रदवी जालिका ER। ये हो गया आपका गोल्जी का है। गोल्जी का, और बीच में जो है केंद्रक बना हुआ है, केंद्रक हो गया बीच में, और ये बाहर जो है केंद्रक झिल्ली हो गई। तो हम लोगों ने देख लिया सबके। अब लाइसोसोम थे रसधानी। रसधानी जो है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, रसधानी जो है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। रसधानी में जो है जल संचित रहता है, ये कोशिका में जल की ज़रूरतों को पूरा करता है और इसमें जल संचित रहता है, और ये निर्जीव रचना होता है कोशिका का। पादप कोशिका का केंद्रक में बना देते हैं यहाँ पे। कोशिका द्रव्य, जीवन का आधार जो है कोशिका द्रव्य को कहा जाता है। जीवन का आधार कोशिका द्रव्य को कहा जाता है। क्योंकि कोशिका द्रव्य के जीवन का आधार इसलिए कहा जाता है कि अगर कोशिका का कोई भाग न हो तो कोशिका जीवित रह सकती है, कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए जीवित रह सकती है, लेकिन अगर कोशिका द्रव्य न हो तो कोशिका का तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, या 2 टाइप्स का होता है। एक होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो है द्रव्य होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, केंद्रक के बाहर जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो जीवन के आधार केंद्रक द्रव्य को कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं है, कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका पादप कोशिका में जो है
थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो है केंद्रक ही है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक है और पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड है। यानी कि उसमें 3 तरह के, प्लास्टिड में 3 तरह के आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, 3 तरह के आते हैं प्लास्ट में। तो ये सब पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, यानी कि लवक 3 तरह के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णीय लवक। यह पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक जो है पौधे के हरे भागों में हरित लवक पाया जाता है। वर्णी लवक जो है फूल, पत्ती, फल में पाया जाता है, जो उसको कलर प्रदान करता है, जैसे कि फूल का पिंक कलर, वाइट कलर, ये सब जो है वर्णी लवक के वजह से होता है। अवर्णी लवक जो है जड़ में पाया जाता है, जहाँ पे कोई कलर ना दिखे, कलरलेस हो, जैसे कि जड़। तो पेड़ के जड़ में जो है अवर्णी लवक पाया जाता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो लगभग मैंने सारा बता दिया इसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you watching for this video. Thank you so much friend.